अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 15 हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। हमने देखना है कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और इसके फायदे क्या हैं सेल्फ इंडक्शन के। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? सो phenomena of changing current in a coil, changing current in a coil induces EMF in itself is called self induction, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? अगर एक कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो, ये है सेल्फ इंडक्शन। पीछे हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि हमारे पास दो कॉइल्स थी। प्राइमरी के अंदर हम करंट को चेंज करते थे, सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। अब ना हमारे पास प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, बल्कि हमारे पास एक सिंगल कॉइल है। तो इस एक सिंगल कॉइल के अंदर आपने करंट को चेंज करना है। जब आप उस कॉइल में करंट को चेंज करेंगे तो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस कॉइल को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक स्विच से, एक बैटरी से और एक यहां पर मौजूद है रियोस्टेट, जिसकी मदद से हमने क्या करना है, करंट को चेंज करना है। ओके जी। तो ये आपके पास आ गया रियोस्टेट। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये कॉइल हमारे पास बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। स्विच ऑन करने से क्या होगा, कॉइल जो है ये बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल। और जब ये करंट कैरिंग कॉइल बनेगी तो करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास कुछ इस किस्म की होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साइड से स्टार्ट होगी, दूसरी साइड पर एंड होगी। नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पर एंड हो जाती हैं। तो यही आपके पास जो कॉइल होगी, इस कॉइल में जिसमें से करंट गुजर रहा है, अब इस कॉइल में से करंट गुजरेगा, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, according to Faraday law of electromagnetic induction, क्या था आपके पास, EMF is equal to minus n del phi by del t। तो म्यूचुअल इंडक्शन में यहां पर हमने S लिखा था, वो किसको रिप्रेजेंट करता था, सेकेंडरी को। तो इसका मतलब अब आपके पास सिंगल कॉइल है तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई रोला नहीं है। तो EMF is equal to minus n del phi by del t। अब इसी कॉइल के अंदर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके जी। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स जो है इस कॉइल के अंदर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा इस कॉइल में से करंट गुजरेगा उतना ही ज्यादा इसमें फ्लक्स होगा। तो बच्चों यहां से अगर आपके पास कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n फाई प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो n फाई इज इक्वल टू l i। तो ये जो l है यहां पर, ये है आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस। l हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से l की वैल्यू निकालें तो l इज इक्वल टू n फाई ओवर i, l फाई ओवर n फाई ओवर i। यहां हम इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शनल area of
कॉइल, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और तीसरे नंबर पर आपके पास है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। नेचर ऑफ कोर मटेरियल कि आपके पास इस कॉइल की कोर के अंदर कौन सा मटेरियल है। आमतौर पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए इस कॉइल की कोर के अंदर एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आयरन हमारे पास एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये जो आपके पास n फाई इज इक्वल टू Li, तो इसी रिलेशन को हम थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे। ये जो आपके पास स्टार्ट में आपने जो रिलेशन लिखा था, E इज इक्वल टू n डेल फाई बाई डेल टी। ओके जी, इस डेल को आप लिखें शुरू में, तो आपके पास आ जाएगा n फाई बाय डेल टी। और ये जो n फाई है ये किसके बराबर है? Li के, तो डेल Li डिवाइडेड बाय डेल टी। अब क्योंकि हमारे पास ये जो डेल है ये चेंज है, और चेंज कौन सी चीज हो रही है? करंट। तो हम इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू L डेल I बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल I बाय डेल टी। यहां पर जो नेगेटिव का साइन है, हम यहां पर नेगेटिव का साइन भी यूज करेंगे, तो इस हिसाब से ये आपके पास आ गया E इज इक्वल टू माइनस L डेल I बाय डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल, ये देखें ये क्या है आपके पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल। तो एक ही जिस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। यहां से हम इस L की वैल्यू निकालते हैं, तो आपके पास L इज इक्वल टू E सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ ओवर डेल I बाय डेल टी। तो L इज इक्वल टू, इधर माइनस का साइन भी आएगा, L इज इक्वल टू माइनस E डेल I बाय डेल टी। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट रिलेशन आ गया। अब यहां से आप इस सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? ये आपके पास क्या है? एवरेज ईएमएफ। इस कॉइल के अंदर जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, डेल I बाय डेल टी क्या चीज है? इस कॉइल के अंदर जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज हुआ है। तो हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ एवरेज EMF induced in a coil, average EMF induced in a coil to the rate of change of current, rate of change of current in that coil। तो उसी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है is equal to सेल्फ इंडक्टेंस। ये किसके बराबर होगा? सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा, या आप इसको लिख सकते हैं इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसके यूनिट की बात करते हैं तो L इज इक्वल टू ई एल डेल I बाय डेल टी। तो बच्चों ये आपके पास ईएमएफ है, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। और डेल I बाय डेल टी क्या है? डेल I करंट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? हेनरी। तो 1 हेनरी हमारे पास कब होगा? अगर हम 1 हेनरी को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 हेनरी हमारे पास कब होगा? हम कहते हैं कि अगर हम एक कॉइल में 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट चेंज करते हैं, if the rate of change of current is 1 ampere per second in a coil induces EMF of 1 volt in that coil। ठीक है, इसको डिफाइन करें। अगर हम इस हेनरी को डिफाइन करते हैं तो यहां पे लिखेंगे if rate of change of current, if rate of change of current is 1 ampere
पर सेकेंड, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है हमारे पास 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन 1 वोल्ट ऑफ ईएमएफ, 1 volt of EMF induces in that coil, that is equal to 1 हेनरी। तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास 1 हेनरी के बराबर होगा। अगर हमारे पास एक कॉइल में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हो रहा है तो उसी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे 1 हेनरी। ओके जी। अच्छा बच्चों, यही जो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, इसी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को एक और नाम भी दिया जाता है। इसी सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम हमारे पास ये है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ induced EMF, also known as back EMF। इस सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। अब क्यों बैक ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है, ये किसी भी सर्किट के अंदर करंट को लिमिट प्रोवाइड करता है। अब ये करंट को लिमिट कैसे प्रोवाइड करता है, जब करंट इंक्रीज हो रहा होता है तो ये बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करता है वो बैटरी के ऑपोजिट फ्लो करता है। मतलब बैक ईएमएफ क्या करती है, करंट को इंक्रीज होने से रोकती है। तो वही बैक ईएमएफ अपीयर होता है सर्किट के अंदर एज अ रेजिस्टेंस। इसी तरह से जब करंट डिक्रीजिंग होगा, जब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब ये है कि अब करंट को कम नहीं होने देगा, एक लिमिट से कम नहीं होने देगा। तो करंट को एक लिमिट से ना बढ़ने देता है ना कम होने देता है। यही इंडक्टर, यही बैक ईएमएफ जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। मतलब इफ करंट इज इंक्रीजिंग, यहां पे 2 पॉइंट ऐड करते हैं। इफ करंट इज इंक्रीजिंग, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देन करंट ड्यू टू बैक ईएमएफ, करंट ड्यू टू बैक ईएमएफ इज ऑपोजिट टू बैटरी, यहां ब्रैकेट के हम लिखते हैं, ब्रैकेट में ट्राई टू डिक्रीज, उसको इंक्रीज होने से रोक रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। कब, जब करंट जो है वो एक लिमिट से बढ़ता है। इसी तरह से दूसरा पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या होगा, इफ करंट इज डिक्रीजिंग, दूसरा पॉइंट आपके पास, इफ करंट इज डिक्रीजिंग, देन करंट फ्लो due to back EMF, current flow due to back EMF is in the direction of battery। अब जिस तरह बैटरी का करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह भी बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट है वो फ्लो करेगा। मतलब पहले केस में जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो क्या करता है ये बैक ईएमएफ, उसको इंक्रीज होने से रोकता है, ऑपोजिट फ्लो करता है, मतलब उसके करंट की इफेक्ट को डिक्रीज करता है। इधर हमारे पास जब करंट डिक्रीज हो रहा होता है तो फिर क्या होता है कि बैक ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो उसी बैटरी की डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में करंट उस बैटरी की वजह से फ्लो कर रहा है। तो हमने जो यहां से मेन जो समरी हासिल की है वो यही है कि बैक ईएमएफ provide limit to current, बैक ईएमएफ क्या करता है, प्रोवाइड लिमिट टू करंट। मतलब बैक ईएमएफ ना तो करंट को एक लिमिट से बढ़ने देता है और ना ही एक लिमिट से कम होने देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।